जय हिंद। आज जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। ओके देन स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश गुप्त वंश के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो इसका उदय कहाँ से हुआ था, तो इसका उदय हुआ था कौशाम्बी से। कहाँ से हुआ था? कौशाम्बी से इसका उदय हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के, वो श्रीगुप्त को माने जाते हैं। किसे माने जाते हैं? श्रीगुप्त को इसके संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। राम चौधरी एक इतिहासकार था, ठीक है। राम चौधरी जो था एक इतिहासकार था। इसने गुप्त वंश को क्या बताया था? तो गुप्त वंश को बताया था कि गुप्त वंश के जो लोग हैं वो ब्राह्मण हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आया इतिहासकार जिसका नाम था गौरीशंकर। क्या नाम था? गौरीशंकर। और गौरीशंकर ओझा ने गुप्त वंश को क्या बताया? तो क्षत्रिय बताया, मारधार करने वाला क्षत्रिय बताया, ठीक है। उसके बाद काशी प्रसाद आया। तो काशी प्रसाद बताया कि नहीं, गुप्त वंश जो है वो जाति से जाट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एलेन अल्टेयर आया। इसने क्या बताया गुप्त वंश को? बोला कि नहीं, ये वैश्य है, गुप्त वंश जो है वैश्य है। तो तरह तरह के इतिहासकार आए, तरह तरह का अपना ओपिनियन दिया इस तरह से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा आपसे गुप्त वंश की भाषा क्या थी? तो गुप्त वंश की जो भाषा थी ना, वो गुप्त वंश की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? तो गुप्त वंश की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे गुप्त वंश, ठीक है। आप समझते ध्यान से। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, ठीक है, क्योंकि गुप्त वंश का तो स्थापना वही किया था। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, उसने क्या बोला, उसने क्या किया, मतलब वो वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त किसे मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैष्णव धर्म को मानते थे। आगे श्रीगुप्त जो उपाधि धारण किया था, वो उपाधि का नाम क्या था? तो श्रीगुप्त जो उपाधि धारण किया था ना, वो उपाधि का नाम था महाराजा धीराज, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने किया था? तो वो किया था श्रीगुप्त ने, ठीक है। किसने किया था? श्रीगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो शासक आया, दूसरा शासक, उसका नाम था घटोत्कच। गुप्त वंश का दूसरा शासक जिसका नाम था घटोत्कच। इसका कार्यकाल भी बताएंगे, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। और फिर तीसरा जो शासक आया, तीसरा शासक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच इतिहास में उतना कुछ खास काम किया नहीं, इसीलिए उसको नहीं पढ़ाए। तो उसके बाद कौन सा शासक आया? तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का तीसरा शासक था। इसने शादी किया। गुप्त वंश का तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम शादी किया। और वह शादी किससे किया? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिसका क्या नाम था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से ये शादी कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कुमार देवी से प्रेम अर्थ कुछ ज़्यादा ही था, तो इसके नाम का सिक्का चला दिया। कुमार देवी के नाम का सिक्का चला दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्का चलवा दिया। अपनी प्रेम, मतलब अपनी वाइफ से प्यार, मतलब प्रेम करते थे, तो इसके नाम से सिक्का चलवा दिया। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चला दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम जब राजगद्दी बैठा, कब बैठा? तो 319 320 दोनों देता है। जब राजगद्दी पर जब बैठा ना, तो ये बैठने के दौरान ये गुप्त संवत प्रारंभ कर दिया, ठीक है। आपसे गुप्त संवत का अगर कार्यकाल अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो 319 और 320 दोनों देता है। ओके। आगे गुप्त वंश का महान सम्राट अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो गुप्त वंश का जो महान सम्राट कहलाया, वह कहलाया चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम कहलाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक संस्थापक भी जो है गुप्त वंश का, इसी को बोला जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। कोई दिक्कत नहीं है। इसने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र जो है इसने अपनी राजधानी बनाया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। अब देखिए गुप्त वंश का हम क्रम देखने वाले हैं, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, गुप्त वंश का क्रम कैसे था। देखिए
गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त, इसी ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 240 से 280 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी याद रखिएगा, ईस्वी को AD भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ईस्वी आगे दूसरा जो शासक हुआ, दूसरा शासक का क्या नाम था? तो दूसरा शासक का नाम था घटोत्कच। ठीक है, और इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 280 से 320 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसके बारे में अभी हम पढ़े। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 320 से 335। ओके, उसके बाद जो चौथा शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम था समुद्रगुप्त, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण किया था, ये कविराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, कविराज किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश में कविराज जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया है। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है संगीत प्रेमी, क्योंकि इसकी जानकारी जो मिला है ना, इतिहासकार ने बताया कि ये संगीत प्रेमी था। क्यों था प्रेमी? तो इसका जानकारी जो मिला है ना, सिक्कों पर बनी आकृति से मिला। ठीक है, सिक्कों पे बनी आकृति, समुद्रगुप्त को देखा कि सिक्कों पे बनी आकृति में ये बीना बजाते हुए एकदम सिक्कों पे बनी आकृति है, फिगर छपा हुआ है। तो इसी से पता चला कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसने ना अश्वमेध यज्ञकर्ता कहा जाता है, मतलब इसे अश्वमेध यज्ञकर्ता भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि इसने ना अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। किसने? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, इसलिए इसे अश्वमेध कर्ता भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिच्छवी दोहित भी बोला गया है। किसे? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित भी बोला गया है, अश्वमेध कर्ता भी बोला गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे अप्रतिरथ परिक्रमाक इस उपाधि धारण किया था। ठीक है, किसने? समुद्रगुप्त ने अप्रतिरथ परिक्रमा की उपाधि भी धारण किया था। परिक्रमा महापराक्रमी, इसलिए इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि परिक्रमा इसलिए इसे बोला गया है क्योंकि आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त उत्तर में पड़ता था। आर्यावर्त के 9 शासकों को ये हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने 9 शासक को हराया था। ठीक है, आर्यावर्त उत्तर में जो पड़ता था। दक्षिण में पड़ता था दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त में 12 शासकों को ये हराया था। ठीक है, इसलिए इसे परिक्रमाक बोला गया है। और इसे भारत का नेपोलियन भी बोला गया है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला गया है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला किसने था? तो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन बोला था, ये विसेंट स्मिथ ने बोला था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन बोला था? तो विसेंट स्मिथ बोला था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि रहा करते थे, उस कवि का क्या नाम था? तो उस कवि का नाम था हरिसेन। ठीक है, वो कवि का क्या नाम था? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन कवि का नाम था। ठीक है, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया था किसने? हरिसेन ने। और हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जो रचना किया है, ठीक है, ये किस शैली में किया है? तो ये किया है चंपू शैली में। किस शैली में? चंपू शैली में। और चंपू शैली में किया गया है तो इसे ना गद्य एवं पद में लिखा गया था। चंपू शैली को किस शैली में लिखा गया था? तो गद्य एवं पद शैली में लिखा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान कर रहा था, और दक्षिण अभियान विजय में इसे क्या बोला गया है? धर्म विजय की संज्ञा दिया गया है। समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान जब कर रहा था तो इसे कौन सी संज्ञा दिया गया है समुद्रगुप्त को? तो धर्म विजय की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, इसने समुद्रगुप्त के दरबार में जब आया था तो इसके दरबार में एक श्रीलंका के राजा थे। और उस राजा का क्या नाम था? तो उस राजा का नाम था मेघवर्मन।
क्या नाम था? मेघवर्मन। और मेघवर्मन जो आया था वो किसके दरबार में आया था? तो समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। और मेघवर्मन जब श्रीलंका के राजा था तो वो किस लिए आया था? वो आया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से मतलब बौद्ध धर्म की अनुमति मांगने के लिए, ठीक है। तो ये जो अनुमति मांग रहा था वो किससे मांग रहा था? समुद्रगुप्त से मांग रहा था। और समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन को फिर अनुमति दे दिया, वो अपना फिर बौद्ध धर्म का स्थापना कर लिया वो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त विजय अभियान जो किया था वो 5 चरणों में किया था, ठीक है, 5 चरणों में। समुद्रगुप्त अगर विजय अभियान अगर आपसे पूछेगा तो कितने चरणों में किया था? तो वो किया था 5 चरणों में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं समुद्रगुप्त। देखिए अब समुद्रगुप्त तो फिर वो मारा गया, ठीक है। समुद्रगुप्त मर जाने के बाद उसका बेटा हुआ, ठीक है, उसका बेटा। समुद्रगुप्त के बाद तो उसका बेटा ही राजगद्दी बैठेगा। तो उसका ना 2 बेटा था। किसका? समुद्रगुप्त का। एक का नाम था रामगुप्त, और रामगुप्त जो था ये बड़ा बेटा था। रामगुप्त बड़ा बेटा था और ये छोटा बेटा था। दूसरा बेटा का नाम था समुद्रगुप्त और ये छोटा बेटा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त का 2 बेटा, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रामगुप्त बड़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रामगुप्त का कार्यकाल अगर पूछेगा आपसे तो 375 से 380 ईस्वी तक रहा था, मतलब 5 साल इसका कार्यकाल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 380 से 412 ईस्वी तक रहा था। 380 से 412 ईस्वी तक कार्यकाल इसका रहा था। अब समझिए ध्यान से, रामगुप्त का शादी हो जाता है। रामगुप्त का जो शादी होता है उसकी पत्नी का क्या नाम रहता है? तो उसकी पत्नी का नाम रहता है ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी जो है, जब ध्रुव देवी के जो हस्बैंड जब मर जाते हैं रामगुप्त, ठीक है, तो रामगुप्त की जो पत्नी होती है ध्रुव देवी, ये तो विधवा हो जाती है। जब विधवा ये हो जाती है तो ये करे क्या? तो अपने ये देवर से ही शादी कर लेता है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से ही शादी कर लेता है, ठीक है। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय जब शादी हो जाता है इसका, किसका? ध्रुव देवी का जब शादी हो जाता है तो वो फिर अपना राजगद्दी पे बैठ के अपना राज सिंहासन संभालने लगता है। और जब राजगद्दी पे जब बैठता है चंद्रगुप्त द्वितीय तो वो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रगुप्त जब विक्रमादित्य की उपाधि जब धारण कर लेता है तो इसी के समय ना चीनी यात्री भी आता है। इसके समय में चीनी यात्री भी आता है। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री भी आता है। और चीनी यात्री का नाम क्या रहता है? तो चीनी यात्री का नाम रहता है फाहियान। क्या रहता है? फाहियान चीनी यात्री का नाम रहता है। ओके, और फाहियान ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपाधि का नाम था वो कौन कौन सा उपाधि धारण किया था तो समझते हैं। पहला था देवराज, दूसरा था देवश्री, तीसरा था देवगुप्त, चौथा था महाभागवत और 5वां था विक्रमार्क, ठीक है। ये 5 उपाधि धारण किया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और भी उपाधि धारण किया होगा लेकिन जो फेमस था वो हम यहाँ लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शक राजा जो शक के राजा होता है रुद्र तृतीय, शक राजा रुद्र तृतीय को हराया था, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है, इसके बाद जो शासक आता है, अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है कुमारगुप्त। अगला शासक का नाम क्या होता है? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त जो उपाधि धारण करता है उसका क्या नाम रहता है? महेंद्र और महेंद्रदीप्त की उपाधि धारण करता है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन सा शासक आता है? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो महेंद्र और महेंद्रदीप्त की उपाधि धारण किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुमारगुप्त ने एक फेमस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? कुमारगुप्त ने एक फेमस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर स्थापना बोलेगा कि किसने किया था तो कुमारगुप्त ने ही किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। और नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो बिहार में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके समय में सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं।
इसके समय में सर्वाधिक अभिलेख मिले किसके समय में? कुमारगुप्त के समय में। और वो प्रमुख अभिलेख कौन कौन है? तो एक है मंदसौर अभिलेख, एक है बिलसर अभिलेख। ठीक है, एक अभिलेख का नाम था मंदसौर, एक का अभिलेख का नाम था बिलसर अभिलेख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं ध्यान से। मंदसौर अभिलेख, ठीक है, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने किया था? तो मंदसौर अभिलेख की जो रचना किया था वो किया था वत्स भट्टी ने। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने किया था? तो वत्स भट्टी ने किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगला शासक जो आता है वो आता है स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन आता है? तो आता है स्कंदगुप्त। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और स्कंदगुप्त जो उपाधि धारण किया था तो ये भी उपाधि धारण किया था। और स्कंदगुप्त कौन सा उपाधि धारण किया था? तो देवरा और साक्यदीत की उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त देवरा और साक्यदीत की भी उपाधि धारण किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके समय हूनों का आक्रमण हुआ था। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय हूनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, और हूनों के राजा कौन थे? तो हूनों का अगर आपसे राजा पूछेगा तो मिहिर कुल थे। हूनों के राजा मिहिर कुल थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है ये भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। किस स्तंभ लेख में मिलता है? हूनों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हूनों को मलेच्छ कहा गया है। हूनों को मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार में भी ये योगदान दिया था। लेकिन सुदर्शन झील में पुनरुद्धार में बहुत से शासक योगदान दिया था। वो शासक का क्रम है जो इस प्रकार है। कौन कौन है क्रम? किस तरह से है देखिए। पहला जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने निर्माण करा दिया था। इसने निर्माण कराया था किसका? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश का शासक था। फिर उसका पोता आता है जिसका नाम होता है अशोक, ये भी योगदान देता है। फिर उसके बाद जो है रुद्रदामन आता है। रुद्रदामन ये भी सुदर्शन झील के निर्माण में अपना योगदान देता है। और चौथा जो शासक आता है वो आता है स्कंदगुप्त। ठीक है, और इसने सुदर्शन झील के निर्माण में ये भी योगदान देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। शासक बोलेगा तो 4 शासक योगदान दिया था। ठीक है, और वंश बोलेगा तो वंश में 3 वंश याद रखिएगा, क्योंकि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक ही वंश से थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए है। देखिए, स्कंदगुप्त इसने क्या किया था? सुदर्शन झील में विष्णु मंदिर बनाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सुदर्शन झील में कौन से शासक ऐसे थे जो कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, तो स्कंदगुप्त थे, जो कि गुप्त वंश का शासक थे। ठीक है, इसने क्या किया था? सुदर्शन झील में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।